सती प्रथा को खत्म करने वाले विलियम बेंटिक का नाम तो आप सबने पढ़ा होगा। बड़े सम्मान से आप उसका नाम लेते हैं। वही बेंटिक अपने मेमोयर में लिखता है कि गंगा का मैदान यहाँ के बुनकरों की हड्डियों से पटा पड़ा था, ताकि इतनी हड्डियां बुनकरों की फैली हुई थी कि पूरा का पूरा मैदान सफेद दिखने लगा था। इन बुनकरों की हड्डियां आई कहां से? ये ब्रिटिश शोषण की उस कहानी का एक अंश है, एक हिस्सा है, जो भारत में उपनिवेशवाद के द्वारा उन्होंने आर्थिक शोषण किया और इस सोने की चिड़िया को ऐसा उजाड़ा कि एक गरीब और भोजन के लिए मोहताज देश में बदल गया। एक ऐसा देश भारत को बना डाला जो स्वयं का पेट भी नहीं भर सकता है, जो कि जिसके बारे में ब्रिटिश इतिहासकार रॉल्फ फिच कहता है कि सोने चांदी पूरी दुनिया से चक्कर काटते हुए सोने चांदी के दलदल माने जाने वाले देश भारत में आकर दब जाते हैं। यानी हमारा एक्सपोर्ट जो था हमेशा पॉजिटिव रहता था और हम लोगों को ज्यादा एक्सपोर्ट करके बैलेंस ऑफ ट्रेड के माध्यम से उनका सोना अपने देश में मंगाते थे। इस विषय पे हमारी एक वीडियो है, आप उसे रेफर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि भारत सोने की चिड़िया था या नहीं, इसके यथार्थ, इसके रियलिज्म के बारे में। लेकिन आज हम उसके एक महत्वपूर्ण पहलू पे बात करेंगे कि जो ब्रिटिश साम्राज्य भारत में सभ्यता का प्रचार करने का दावा करता था, जो ब्रिटिश साम्राज्य यह दावा करता था कि हम यहाँ रेल लाएंगे, यहाँ लोकतंत्र लाएंगे, वो ब्रिटिश साम्राज्य भारत में कितना पिछड़ापन लाया, कितना शोषण लाया, उसका एक हिस्सा है औद्योगिकरण, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन बेसिकली ब्रिटिश साम्राज्य, जो कि माना जाता था कि जिसके अंदर कभी सूर्य अस्त होता ही नहीं है, उस महान साम्राज्य का जो हिस्सा था भारत, वहां कभी सुबह हो ही नहीं रही थी। जो यहाँ के लोग थे उनके सपने स्याह रातों में कहीं खो गए थे। यहाँ के बुनकरों की हड्डियों पे, किसानों की हड्डियों पे उनका साम्राज्य पल रहा था। यहाँ जो उद्योग बने, यहाँ जो ब्रिटेन के कल कारखाने बने, वो यहाँ के लोगों के रक्त और मांस से पोषित होते थे। आपको पढ़ाया गया होगा कि ब्रिटेन में स्टीम इंजन के आविष्कार ने औद्योगिकरण लाया, स्पिनिंग जेनी ने ये रिवॉल्यूशनाइज कर दिया। बताया जाता है कि विज्ञान और तकनीकी से सुसज्जित ब्रिटेन अपने आप को उद्योग के रथ पे सवार किया। लेकिन ये कहानी का पूरा अंश नहीं है, इसका दूसरा पहलू भी है कि ज्ञान, विज्ञान, तकनीकी से सुसज्जित ब्रिटेन ने अपने उद्योगों को चलाने के लिए यहाँ के बुनकरों के रक्त और मांस से भी समझौता किया, उनके उद्योगों को ध्वस्त कर दिया, अपने देश में उनके व्यापार, बाजार, कपड़ों को आने तक नहीं दिया, और जो कच्चे माल थे वो भी उनके हाथ से छीन लिया। अंत में यहाँ के बुनकर बेरोजगार हो गए, उनके पास करने के लिए कुछ नहीं था। वो या तो खेतिहर मजदूर बन जाए या उनके बच्चे कहीं छोटे मोटे काम में लग जाए। इस तरह वो पेट पालने का प्रयास किए, लेकिन वो भी संभव न हो सका, क्योंकि जिस खेती से वो रोजगार की उम्मीद करते थे, वो खेती भी तो ब्रिटिश बोझ के तले दब गई थी। उस खेती पे भी तो इतना कर लगा दिया गया था कि जो हमारे किसान थे वो खाने दाने दाने के लिए मोहताज थे। मुंबई का एक किसान कहता है कि साहब, हम कपास इसलिए बोते हैं कि हम खा नहीं सकते उसे, हम उसका कर चुका सकते हैं, हम अपने पेट भरने के लिए अपनी खेती नहीं करते हैं। जो ब्रिटिश हुक्मरान है, जो ब्रिटिश शासक है, उनका कर इतना ज्यादा है कि हम कैश क्रॉप्स को बोते हैं और बो के उन्हें देते हैं कि ताकि हमारी फसलें बची रहे, हमारी जिंदगियां बची रहे, हमारी खेती बची रहे। लेकिन भारतीय कृषि तो मानसून का जुआ है। जब मानसून खराब होता था तो कोई किसान चाह के भी उनको ब्रिटेन को अपना कर नहीं दे सकता। तो खुद अन्नदाता जब घुटनों पे था तो वो बुनकरों को क्या सपोर्ट करता। अंत में हालत ऐसे हुई कि बुनकर अपने करघे भी छोड़ दिए, खेतों में रोजगार नहीं था, तो उनके पास मृत्यु के सिवा कुछ चारा नहीं था। और फिर कहानी शुरू होती है भारत में अकालों की। एक के बाद एक पूरा भारत अकालों से त्रस्त होता है, लाखों की संख्या में लोग मारे जाते हैं, और उसी समय ब्रिटेन यहाँ से गेहूं, चावल जैसे कैश क्रॉप्स को निर्यात करता था, और यहाँ जनता दाने दाने के लिए मोहताज थी। वो न बाजरा, चना, जो मिलेट्स वो खाती थी यहाँ की जनता, वो तक उगाने का उनके पास सामर्थ्य नहीं बचा, और ब्रिटेन डी हाँकता था कि हम भारत में विकास ला रहे हैं, रोजगार ला रहे हैं।
भारत में उद्योगों का जो पतन हुआ कोई एक दुर्घटना के कारण नहीं हुआ, ये ब्रिटिश नीति के कारण पतन हुआ। ब्रिटेन को अपने उद्योग बढ़ाने थे, अपना विकास करना था, तो उसने कॉलोनीज बनाई। अब कॉलोनीज में उसने ऐसी नीतियां लागू की कि अपने वस्त्रों को, अपने प्रोडक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा वो खपा सके। भारत का 25% पूरे विश्व बाजार पे कब्जा था, और ये कब्जा ऐसे ही नहीं था। भारत महज सस्ते उत्पादों के कारण नहीं पूरे विश्व बाजार में छाया था, ये क्वालिटी के कारण छाया हुआ था। भारतीय कपड़ों की, भारतीय उत्पादों की बराबरी दुनिया में कोई नहीं कर पा रहा था। जाहिर सी बात है, यहाँ का मलमल, ढाका के कपड़े, ये सारे विश्व में इतने अव्वल दर्जे के थे कि लोग खरीदना मजबूरी ही थी। जो रिच था, जिसके पास सामर्थ्य था, वो वही लेता था भारतीय कपड़ों को। तो ब्रिटेन अपने 2% के कपड़ों से भारतीय उत्पादों का तो मुकाबला कर नहीं सकता था। भारतीय उत्पादों की स्थिति थी, आज के बाजार के सिंपल टर्म्स में देखेंगे कि वो, यदि मोबाइल इंडस्ट्री में देखिए तो वो आईफोन बनाता था भारत। यानी उसके कपड़ों की क्वालिटी ऐसी थी, जिसके पास सामर्थ्य था वो लेता था, उसके बाद बाकी जो ले। तो जब ब्रिटेन इससे टक्कर नहीं ले पा रहा था और इस पे पॉलिटिकल कब्जा उसका हो गया, तो उसने लाया द कैलिको एक्ट, और उसने कहा कि हम फ्री ट्रेड ला रहे हैं, मुक्त व्यापार का नारा देना शुरू किया। मुक्त व्यापार के नाम पे उसने भारत के बाजार को तो खोल दिया, लेकिन ब्रिटेन के बाजार को बंद कर दिया। या ब्रिटेन से बने कपड़े भारत में आ जाते थे, उन पे ड्यूटी कम थी, और भारत के कपड़े 70-80% तक ड्यूटी बढ़ा दी गई। यहाँ तक कि कुछ प्रोडक्ट्स जो हाईली अपर क्लास के थे, उसको एकदम से रोक दिया गया। तो भारतीय बुनकर अपने जो कपड़े बनाते थे उसका खरीदार कोई नहीं था, क्योंकि वो तो रिस्ट्रिक्टेड थे, और उनके देश में सस्ते सस्ते ब्रिटिश कपड़े फैलने लगे, तो घर का भी बाजार छिन गया। तो सूती वस्त्रों का जो राजधानी थी, जो केंद्र था, वहां के लोगों को ही वो अपने कपड़े पहनाने लगे। उसे ब्रिटिश कपड़े, ब्रिटिश कारखानों के कपड़े को से लाद दिया गया, और यहाँ के बुनकरों को भुखमरी के कगार पे ला दिया गया। लंकाशायर और लंदन की कंपनियां तो बढ़ रही थी, लेकिन इन कंपनियों को बढ़ाने में उनकी उद्योग, उनकी तकनीकी, उनकी गुणवत्ता नहीं थी, उनका शोषण था, जो भारतीय बुनकरों की कीमत पे लाया जा रहा था। यहाँ के प्रोडक्ट्स गिरते जा रहे थे और वहाँ के प्रोडक्ट्स बढ़ते जा रहे थे। यहाँ की कपास को ब्रिटेन के कारखानों तक पहुंचाने के लिए उनके जो एजेंट थे, गुमास्ते थे, उन्होंने अत्याचार और शोषण ढाए, और साथ ही साथ टैक्सेशन का सिस्टम भी ऐसा बनाया गया कि वो आसानी से ब्रिटेन में यहाँ के रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट होते थे और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स यहाँ आते थे। इस तरह की एक सिस्टमेटिक रणनीति के तहत भारत के उद्योगों का पतन किया गया, विनाश किया गया। इस तरह ब्रिटेन ने अपने विकास के लिए भारत का औद्योगिकरण कर दिया, यहाँ उद्योगों को समाप्त कर दिया। 1600-1700 ईस्वी के आसपास जो भारत दुनिया का 1/4 मैन्युफैक्चरर था, वो 1900 आते आते महज 2% मैन्युफैक्चरर रह गया। उन्होंने खेती में भी हल बैल तो तोड़ दिए, लेकिन नई टेक्नोलॉजी नहीं लाई। यहाँ पे उद्योगों को तोड़ दिया, यहाँ कोई उद्योग नहीं लगाए। इसी बात पे दादा भाई नौरोजी, रमेश चंद्र दास, ये लोग अपना व्यापक रिसर्च किए और ड्रेन ऑफ वेल्थ की थियरी लाए। लेकिन कहा जाता है ना कि आपके शोषण ही आपके विनाश का कारण बनते हैं, और उनका यही शोषण भारत में राष्ट्रवाद को जन्म देता है, और भारत की जनता उनको पूरी तरह से बहिष्कृत करती है। और आज यदि आप अपने इतिहास से कुछ सीख ले, तो जाहिर सी बात है, हमें इस तरह के चाइनीज प्रोडक्ट्स और अन्य विदेशी प्रोडक्ट्स को थोड़ा सा छोड़ना चाहिए, ताकि हम अपने स्वदेशी प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ा सके। यदि आप स्वदेशी सामानों को खरीदते हैं तो अपने देश का विकास होता है। चंद रुपयों को बचाने के चक्कर में यदि अपने देश का धन आप विदेशों में भेजते हैं, कहीं ना कहीं अपने देश का घाटा करते हैं, और यह घाटा धीरे धीरे इतना बड़ा हो जाएगा कि आपकी राजनीतिक संप्रभुता ही दांव पे लग सकती है। इसलिए कोशिश करिए कि औद्योगिकरण और ब्रिटेन के शोषण से के समय भारतीयों ने जो गलती की थी, आज के भारतीय के रूप में आप उसे न दोहराए और भारत को एक सशक्त और मजबूत देश बनाए। जुड़े रहिए टॉक्स विद अभय के साथ। इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हम हमारे साथ हमारे चैनल पे आई सब्सक्राइब करिए, और एक जरूर कमेंट करिए कि
आखिर इस तरह के औद्योगिकरण को आज के भारत को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? या आपने क्या किया है? यदि कुछ किया है तो ज़रूर बताइए। थैंक यू।